Hello everyone. Today we are going to discuss about inheritance. आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे। उप्स में इनहेरिटेंस क्लास के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेंटर कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी को पॉसिबल बनाता है। इसकी वजह से हम एक ही क्लास को बार बार अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं और हमें बार बार एक ही तरह के कोड नहीं लिखने पड़ते। इन शॉर्ट, जो हमारा इनहेरिटेंस है वो हमें रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आप सोचेंगे कि रीयूजेबिलिटी क्या होता है। हमेशा एक प्रोग्राम में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ करना ही पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज हम GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के प्रोग्राम लिखते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स में किसी न किसी हद तक कुछ मेन्यूज़, कुछ स्टैंडर्ड टूल बटन्स, कुछ विंडोज़ या फॉर्म्स आदि सभी प्रोग्राम्स में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। उप्स से पहले हर प्रोग्राम के लिए हर सोर्स फाइल में इनकी कोडिंग को लिखना पड़ता था, जो अलग अलग सभी सोर्स फाइल के समान होते थे। इसके लिए ज़्यादातर बार किसी पिछले प्रोग्राम की कोडिंग को कॉपी करने के लिए प्रोग्राम की सोर्स फाइल में पेस्ट किया जाता था। अपनी नीड के अकॉर्डिंग सोर्स कोडिंग में चेंजेस किए जाते थे और प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करके यूज़ में लिया जाता था। लेकिन मोस्टली ये था कि जब पुराने प्रोग्राम्स की कोडिंग को न्यू प्रोग्राम्स में कॉपी किया जाता था तो नीड में चेंज करने पर प्रोग्राम में वापस बग्स आ जाते थे, जिन्हें फिर से डिबग करना पड़ता था। कई बार तो बग्स निकलते में बहुत टाइम लग जाता था। प्रोग्रामर्स को लगता था कि यदि उसने पूरी कोडिंग ही फिर से कर ली होती तो भी इतना टाइम नहीं लगता जितना पुरानी कोडिंग को डिबग करने में लग रहा है। यानी पुरानी कोडिंग को यूज़ करना एक बड़ी और जटिल समस्या था और प्रोग्रामर्स हमेशा ये चाहते थे कि उन्हें एक ही प्रोग्राम की कोडिंग बार बार न करनी पड़े। प्रोग्राम के बग्स को रिड्यूस करने, इन पुरानी कोडिंग को यूज़ करने के लिए प्रोग्रामर्स फंक्शंस क्रिएट करने लगे। फंक्शंस की ये स्पेशलिटी होती है कि इन्हें एक ही बार डिबग करके कई बार यूज़ किया जा सकता है। कई तरह के कामों में लिए कई तरह के फंक्शंस लिखे जाते हैं और उन्हें एक बंडल के रूप में रीयूज़ करने के लिए फंक्शंस की लाइब्रेरी बना ली जाती थी। इन्हीं फंक्शंस की लाइब्रेरी को सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स कहा गया। हालांकि फंक्शन लाइब्रेरी काफ़ी हद तक रीयूजेबल कोड्स प्रोवाइड करती थी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इनके द्वारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर में लॉजिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि फंक्शंस लाइब्रेरीज बहुत महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट डेटा को इंक्लूड नहीं करते थे। साथ ही फंक्शंस को न्यू प्रोग्राम में अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए उनमें मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ते थे। चूँकि फंक्शंस के रूप में कंपनीज सोर्स कोड प्रोवाइड करती थी जिन्हें एक प्रोग्रामर अपनी नीड को मॉडिफाई कर सकता था, लेकिन जब प्रोग्रामर उन्हें मॉडिफाई करता था तो उसे वापस उन फंक्शंस के बग्स को डिबग करना पड़ता था। उप्स के कंसेप्ट के थ्रू एक न्यू टेक्निक सामने आई जिसमें रीयूजेबिलिटी काफ़ी इजी हो गई। ये टेक्निक थी क्लास लाइब्रेरीज़ की, क्योंकि एक क्लास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से मॉडल करता है, इसलिए इसे एक न्यू इन्वायरमेंट में यूज़ में लेने के लिए इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की नीड नहीं होती है। उप्स हमें एक ऐसी टेक्निक प्रोवाइड करता है जिसमें बिना क्लास की कोडिंग को चेंज किए क्लास को मॉडिफाई किया जा सकता है और फिर से यूज़ में लाया जा सकता है। ये स्पेशल उप्स में इनहेरिटेंस कंसेप्ट के कारण प्राप्त हो सकता है। इस कंसेप्ट में किसी भी पुरानी क्लास यानी कि सुपर क्लास उसे मॉडिफाई नहीं करना पड़ता है, बल्कि एक नई क्लास यानी कि सब क्लास बनाई जाती है और उसमें पुरानी क्लास के सभी फीचर्स को डिराइव कर लिया जाता है। साथ ही अपनी नीड के अकॉर्डिंग न्यू फीचर्स को भी इस न्यू क्लास में ऐड कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को उप्स में इनहेरिटेंस कहा जाता है।
यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है रीयूज़ का, जिसमें सुपर क्लास है शेप नेम सी, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें इनहेरिट कर रही है उसकी सब क्लास, यानी कि सर्कल, लाइन एंड ट्राइंगल, जो कि क्या है इसकी सब क्लास, और वो इस शेप क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस एंड प्रोग्राम डिज़ाइन की। इनहेरिटेंस के अंदर कुछ टर्म्स का यूज़ किया जाता है जिनकी डेफिनेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म यूज़ की जाती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस वेयर वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है, यानी कि इनहेरिट करता है। सेकेंड टर्म यूज़ होती है सब क्लास। क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सब क्लास। सब क्लास को ही चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है, जो कि अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है। थर्ड टर्म होती है सुपर क्लास। क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड एज सुपर क्लास। सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। सुपर क्लास वो क्लास होती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जाता है सब क्लास के थ्रू। देन फोर्थ टर्म होती है कीवर्ड्स यूज्ड। यहाँ पर इनहेरिटेंस के अंदर दो कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, एक्सटेंड एंड इम्प्लीमेंट। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड उनकी डेफिनेशन को लिखा है। पुराने कोड्स को मॉडिफाई करके यूज़ करने में इजी करने के लिए इनहेरिटेंस की यूज़ किया जाता है। इनहेरिटेंस हमें एक प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को दूसरे प्रोग्राम से रिलेट करने या नए प्रोग्राम में जोड़ने का एक नया तरीका प्रोवाइड करता है। ये एक नए प्रकार की रिलेशनशिप प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और प्रोग्रामर को कई न्यू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि वो प्रोग्राम आर्किटेक्चर को इस तरह से डिज़ाइन कर सके कि प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करे। इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के बेस पर हम क्लास से कई अन्य क्लासेस का रिलेशन बनाकर कई अन्य नई क्लासेस बना सकते हैं जिन्हें सब क्लास कहा जाता है। इनहेरिटेंस को कई बार काइंड ऑफ रिलेशनशिप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रिलेशनशिप का मीनिंग समझने से पहले हमें एक अन्य रिलेशनशिप को समझेंगे जिसे हैज़ ए रिलेशनशिप या फिर कंपोजिशन कहा जाता है। हम जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो है हैज़ ए रिलेशनशिप। क्या होता है? हमने पहले भी कंपोजिशन को अपने प्रोग्राम में कई बार यूज़ किया है। हम जितनी भी बार किसी क्लास में एक इंस्टेंस डेटा मेंबर प्लेस करते हैं, हम एक हैज़ ए रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। जैसे यदि एक एम्प्लॉय क्लास है और उसमें नेम नाम का एक डेटा आइटम है, तो हम ये कह सकते हैं किस एम्प्लॉय का एक नाम है, या यदि इंग्लिश लैंग्वेज में कहा तो एम्प्लॉय हैज़ अ नेम, यानी कि एम्प्लॉय का एक नेम है। इसी तरह से एक एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, सैलरी हो सकती है, एटसेट्रा। यदि हम रिलेशनशिप के बेस पर इन्हें भी डिस्क्राइब करना चाहे तो हम कहेंगे एम्प्लॉय हैज़ अ आईडी, एम्प्लॉय हैज़ अ आईडी, या फिर एम्प्लॉय हैज़ अ सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय की एक आईडी है, एम्प्लॉय की एक सैलरी है। ऑब्जेक्ट व उसके फीचर्स के बीच इस प्रकार के रिलेशनशिप को कंपोजिशन कहा जाता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल्स का एक कंपोजिशन है। इसी तरह से स्टैक क्लास में स्टैक के डेटा को होल्ड करने के लिए एक एरे को और इंडेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए एक टॉप वेरिएबल मेंबर डेटा के रूप में हो।
सकते हैं इस स्टैक क्लास के बारे में। यदि हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्टैक ऑब्जेक्ट का एक एरे है और स्टैक टॉप इंडेक्स का कंपोजिशन है, या ये कह सकते हैं कि एक स्टैक में एक एरे है और टॉप इंडेक्स वेरिएबल है, यानी स्टैक हैज़ अ स्टैक एरे, स्टैक हैज़ अ टॉप इंडेक्स। हम किसी क्लास में किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को भी एक मेंबर डेटा वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी यदि हम चाहें तो किसी स्कूल क्लास में किसी स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भी डेटा मेंबर के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह से एक बाइसिकल क्लास में फ्रेम ऑब्जेक्ट को डेटा मेंबर के रूप में रख सकते हैं, जो कि किसी अन्य क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। उसमें कंपोजिशन किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट कई अन्य ऑब्जेक्ट का बना हुआ हो सकता है। यदि हम एक फैमिली रिलेशनशिप के बेस पर हैज़ ए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करें तो हम इस रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। यहाँ पर पर्सन दिया है, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर दिया है। हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस के काइंड ऑफ रिलेशनशिप की। काइंड ऑफ रिलेशनशिप उप्स रियल वर्ल्ड के उस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसे जनरलाइजेशन कहा जाता है। यानी यदि एक मारुति कार है, एक टाटा सुमो कार है और एक फरारी कार है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों कारें एक जनरल कंसेप्ट जिसे कार कहते हैं के स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। इसी तरह से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट है, टीचर है और डॉक्टर है। ये तीनों ही हमारे पर्सन के एग्जाम्पल है। इन सभी कारों में व्हील्स होते हैं, लेकिन हो सकता है कि मारुति कार के व्हील्स की विड्थ कम हो और फरारी कार के व्हील्स की विड्थ अधिक हो। इसी तरह से हो सकता है कि टाटा सुमो कार की स्टीयरिंग का व्यास अन्य कारों के कंपैरिजन में अधिक हो, यानी तीनों कार की जनरल स्पेसिफिकेशन की वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है, जबकि तीनों कार के एट्रीब्यूट्स सेम फीचर को शेयर करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मारुति एक तरह की कार है, इसी तरह से टाटा सुमो भी एक तरह की कार है और फरारी भी एक तरह की कार है। यदि हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे तो मारुति इज़ अ काइंड ऑफ कार, फरारी इज़ अ काइंड ऑफ कार, टाटा सुमो इज़ अ काइंड ऑफ कार। इसी तरह से माना एक एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं, लेकिन एम्प्लॉय भी कई तरह के हो सकते हैं, लेबर मैनेजर, साइंटिस्ट एट्सेट्रा, ये सभी किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं। लेकिन ये सभी अलग अलग टाइप के काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ है, फिर भी हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय क्लास से एक रिलेशनशिप है जो इनके अलग अलग तरह के एम्प्लॉय होने को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल कार एंड एम्प्लॉय की जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम हमारे डेली रूटीन में जनरलाइजेशन को काफ़ी यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि हॉर्स, काव, पर्सन आदि सभी लिविंग थिंग्स है। इसी तरह से कार, बस, ट्रक एट्सेट्रा व्हीकल के एक एग्जाम्पल है। इन सभी रिलेशनशिप को यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे ह्यूमन बींग इज़ अ काइंड ऑफ मैमल, डॉग इज़ अ काइंड ऑफ मैमल, मारुति इज़ अ काइंड ऑफ कार, फरारी इज़ अ काइंड ऑफ कार। यानी हम कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में हर ऑब्जेक्ट का उसकी क्लास से एक तरह का काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स या फीचर्स का एक कंपोजिशन होता है। जब रियल वर्ल्ड में फिजिकली किसी तरह के ऑब्जेक्ट के बीच इस तरह का संबंध होता है तो लॉजिकली यही रिलेशनशिप हमें कंप्यूटर में भी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तभी हम किसी कंप्यूटर लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कह सकते हैं। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट की क्लास के बीच इसी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इज ए रिलेशनशिप की। यहाँ पर इज ए रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल दिया गया है। कंप्यूटर में किसी भी लॉजिकल क्लास को किसी दूसरी लॉजिकल क्लास से लॉजिकली रिलेट कर सकते हैं।
कई तरह की रिलेशनशिप का यूज़ करते हुए हम किसी भी क्लास को बिना रीराइट किए हुए भी उसे रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे में उसके पेरेंट्स के गुण होते हैं जिन्हें आनुवंशिक गुण कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इसी आनुवंशिक के सिद्धांत पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के रूप में कंप्यूटर में यूज़ किया गया है। आनुवंशिकता के इस गुण को UPS में इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनहेरिटेंस एक ऐसा तरीका है जिसमें यदि दो समान प्रकार के ऑब्जेक्ट हो तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स यानी कि स्टेट एंड बिहेवियर यानी कि एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। इस सिद्धांत के बेस पर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी का विकास हुआ है। यहाँ पर दिया है पर्सन जो कि सुपर क्लास है और यहाँ पर 3 और क्लासेस बनाई गई है जो कि क्या है, सब क्लास है स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, जो कि हमारे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।